हेलो फ्रेंड, इलेक्ट्रिकल लाइफ में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस करेंगे यूथ इलेक्ट्रिकल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि वॉल्यूम फर्स्ट के हैं। वॉल्यूम फर्स्ट के और वॉल्यूम फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एसी सर्किट के बारे में। किसके? एसी सर्किट के बारे में। तो एसी सर्किट के एक एक क्वेश्चन को मैंने डिस्कस करूंगा एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक। जो भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तकरीबन आपको 400-500 क्वेश्चन मिलेंगे, सब के सब क्वेश्चनों का डिस्कशन होगा और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा डिटेल से मिलेगा आपको। ठीक है, पूरा एकदम डिटेल में मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स के संग शेयर जरूर करना। और यूथ इलेक्ट्रिकल की मैं गारंटी लेता हूं कि जितने भी क्वेश्चन हैं सबका मैं सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे फॉर्म में करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको बेनिफिट भी होगा। ऐसा नहीं कि आपको बेनिफिट नहीं होगा, बेनिफिट काफ़ी होगा। आपको एक्सटर्नल नॉलेज बहुत ज़्यादा मिलेगी। एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत ही अच्छे मोड में चलेगी। देखो, इस टाइम क्या है कि यूपीपीसीएल के लिए सब लोग धरना दे रहे हैं। तो यूपीपीसीएल जेई में वैकेंसी आना आपकी तय है। इस मंथ में तो नहीं कह सकते, लेकिन नेक्स्ट मंथ या फिर उसके आफ्टर 1 मंथ, यानी 2 मंथ के भीतर भीतर आपको यूपीपीसीएल जेई में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो उससे पहले ही अपनी प्रिपरेशन को हम बहुत ही अच्छे मोड में लेके चलेंगे, क्योंकि अब हमको पता है कि टाइम आ गया है, वैकेंसीज आएगी। ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी। तो अपनी प्रिपरेशन को एकदम सही तरीके से आप करते रहो, यही बस आपसे रिक्वेस्ट है। और उसके बाद इस वीडियो को शेयर वगैरह, लाइक वगैरह, कमेंट वगैरह आप जरूर करते रहिए। ठीक है, तो चलो हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो अपने क्वेश्चन को जैसे हम डिस्कस करेंगे, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि द इम्पिडेंस ऑफ ए पैरेलल सर्किट इज 10 - j30 ओम एट 1 मेगाहर्ट्ज, द वैल्यू ऑफ सर्किट एलिमेंट विल बी। अब देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, थोड़ा सा हम बात करते हैं इसके बारे में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेलल रेजोनेंट मतलब कि पैरेलल सर्किट है। ठीक है, पैरेलल सर्किट है। जो सर्किट का इम्पिडेंस आपको दिया है वो आपको दिया है 10 - j30 ओम दिया है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 1 मेगाहर्ट्ज के बराबर ये दे रखी है आपकी फ्रीक्वेंसी। इतनी फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि आपको सॉल्व करके बताना है कि कितना होगा। इस मतलब कि सर्किट के एलिमेंट क्या, मतलब कि वैल्यू कितना कितना होगी। अब देखो, सर्किट का एलिमेंट जो होगा वो तो आर एल भी हो सकता है और वो आर सी भी हो सकता है। आर एल भी हो सकता है और आर सी भी हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि वो आर एल होगा कि आर सी होगा। तो बस अब एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि जेड बराबर अगर आपको आर प्लस जे एक्स मिलता है, जब भी ऐसा लिखा हुआ मिले, इसका मतलब है कि सर्किट का एलिमेंट जो होगा आर इंटू एल होगा। जब भी जेड बराबर आपको आर माइनस जे एक्स मिले, तब आपको बता देना है कि सर्किट का एलिमेंट आर इंटू सी, मतलब आर और सी होगा। क्लियर है? रेजिस्टेंस और इंडक्टर होगा तो प्लस होगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर होगा तो माइनस होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? इसमें कोई डाउट नहीं है ना इतनी? चलो अब हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से आपको पता है कि इतने जो एलिमेंट हैं इसमें माइनस है, तो आर एल तो नहीं होगा, फिर सिर्फ क्या होगा, आर और सी होगा। अब आर और सी जो है वो कनेक्ट किस में है? क्वेश्चन में बोला है पैरेलल में कनेक्ट है। चलो भाई, मैंने पैरेलल में इसको कनेक्ट कर लिया कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से हमारे क्वेश्चन में ये कनेक्ट हो गया। क्वेश्चन के हिसाब से ये आर था और ये सी था। अब देखिए, जेड बराबर आपको जो दिया है वो दिया है 10 - j30 j। ठीक है, 30 j दिया है। अब ये जो है मतलब आपका इम्पिडेंस दिया हुआ है। अब इम्पिडेंस दिया हुआ है तो आपको सर्किट का एलिमेंट पूछा है, तो आप इसको और किस तरीके से निकाल सकते हो। तो अब इसको आप डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते, इसको हमें अलग करना पड़ेगा। इसको जैसे ही हम अलग करेंगे, तो कैसे अलग करेंगे? सबसे पहले जेड बराबर जो होता है 1 अपान होता है एडमिटेंस के। 1 अपान क्या होता है? एडमिटेंस के होता है, यानी एडमिटेंस बराबर जो लिखते हैं 1 अपान जेड लिखते हैं। ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा। ठीक है, कि एडमिटेंस बराबर 1 अपान इम्पिडेंस। तो 1 अपान इम्पिडेंस बराबर क्या होगा? 1 अपान जेड का मान दिया है 10 - 30 j। ठीक है, अब देखिए ये आपको मिला एडमिटेंस। एडमिटेंस आपको मिला 1 अपान 10 - 30 j। अब इसका हम कर देंगे परमेयीकरण। तो इसका जैसे ही हम परमेयीकरण करेंगे तो आप देखेंगे कि लेमडा बराबर 1 अपान 10 - 30 j गुणे, परमेयीकरण करते हैं तो बीच वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो 10 + 30 j कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो फिर ये लैम्डा बराबर क्या होगा? तो इसको जैसे ही करेंगे तो 10 + 30 j अपान, इसका देखो, अब ये देखिए ये दोनों के दोनों बीच में चिन्ह चेंज है, तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे तो 10 का गुणा 10 में होगा तो 100 होगा। फिर 30 का गुणा 30 में होगा तो ये देखिए माइनस प्लस है तो माइनस ही होगा। ठीक है, अब आपको तो ये प्लस बी और ये माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए 10 का स्क्वायर मतलब 100, 30 का स्क्वायर मतलब
900 इंटू जे का स्क्वायर मतलब -1, जे स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो एक माइनस पहले रहेगा, ठीक है, एक माइनस पहले, फिर जे स्क्वायर बराबर -1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि अब अलग अलग लिख देते हैं इसको। तो ये तो कितना हो जाएगा, 100 प्लस 1000 हो जाएगा ना, तो 10/1000 मतलब 1/100, 1/100 प्लस प्लस 30J अपान 1000, 30J अपान 1000। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ से देखो चीज़ें क्लियर हैं। अब उसके बाद जो ये लैम्डा है ना, जो एडमिटेंस है, एडमिटेंस बराबर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। एडमिटेंस बराबर होता है, एडमिटेंस बराबर 1/r प्लस जे एक्स सी। अब 1 प्लस आर मतलब कि कितना होता है, 1 प्लस मतलब सॉरी 1/r प्लस जे एक्स सी, तो बराबर हमने कितना लिखा, 1/100 प्लस 30J/1000, कुछ इस तरीके से लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे तो R बराबर आपको मिलेगा 100, ठीक, R बराबर कितना मिलेगा 100, और XC बराबर अगर हम देखेंगे तो XC बराबर हमको मिलेगा 30/1000। 30/1000 का मतलब क्या होता है, 30 × 10⁻³ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो XC आपको कितना मिल गया, 30 × 10⁻³ और R आपको कितना मिला, 100 मिल गया। तो R का काम तो खत्म कि हमको R कितना मिलेगा, 100 ओम मिलेगा। लेकिन XC आपको कितना मिला, 30 × 10⁻³ अब XC नहीं पूछा है आपसे, आपसे पूछा है सर्किट का एलिमेंट, तो C बताना है, यानी कैपेसिटर को बताना है आपको, XC नहीं बताना है। तो XC बराबर 30 × 10⁻³ मिला। तो आप देख सकते हो कि XC बराबर 30 × 10⁻³, ठीक है, यही होता है, यही होता है ना, सॉरी 1/XC बराबर मिला था। तो ध्यान से देख लीजिएगा कि मैंने क्या बताया था, 1/JXC था, तो JXC बराबर कितना मिला था, 30 × 10⁻³ मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको फिर आगे सॉल्व करोगे ना, तो XC बराबर आपको पता है 2πFC, मतलब 1/2πFC होता है, ठीक है, या फिर 2πFC बराबर 1/XC इतना होता है। तो 2πF फ्रीक्वेंसी कितना था, 1 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगाहर्ट्ज का मतलब कितना, गुड़े मतलब 10⁻6, 1 मेगा मतलब कि 10⁻6 गुड़े C बराबर 1/XC। 1/XC का मान हमने कितना निकाला है, 1/XC का मान हमने निकाला है ऐसा कि 30 × 10⁻³, 30 × 10⁻³ अब यहाँ से आप देख सकते हो ना, देखो मैं फिर से लिख देता हूँ इसको कि 2πF का मान 10⁻6 गुड़े C गुड़े 1/XC, 1/XC का मान कितना है, 30 × 10⁻³ यही तो है। अब देखो यहाँ से आप देखोगे तो C बराबर आपको मिलेगा 30 × ठीक है 30 × 10⁻³ अपान 2 × पाई का मतलब कितना है, 3.14 गुड़े 10⁻6 यही तो है। फिर इसको हम ऊपर कर देंगे, ये 10⁻6 जो ऊपर हो तो माइनस में होगा, तो देखो 30 × 6.28 गुड़े 10⁻³ गुड़े 10⁻6 यही तो होगा। तो 30 का गुणा मतलब भाग देंगे 6.28 से, तो हमको कुछ इस तरीके से कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 4.7 10 गुड़े 10⁻⁹ फैरड, ठीक है, 10⁻⁹ को हम लिख देंगे नैनो फैरड, तो हमको मिल जाएगा आंसर 4.7 नैनो फैरड, कुछ इतना मिल जाएगा 4.7 नैनो फैरड। तो क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी होगा, ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा 100 एंड 4.7 नैनो फैरड। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये 50 वोल्ट AC इज अप्लाइड अक्रॉस एन RC सीरीज नेटवर्क, द RMS वोल्टेज अक्रॉस द नेटवर्क इज 40 वोल्ट, देन द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटेंस विल बी। अब देखिए जो एक सर्किट है RC सीरीज सर्किट है, कौन सी सर्किट है, सीरीज सर्किट, तो उसका जो उस नेटवर्क में 50 वोल्ट हमने लगाया है AC सप्लाई, और प्रतिरोध में जो RMS वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, 40 वोल्ट है, तो धारिता में कितना होगा।
क्लियर है इतनी बात? आपसे इतना ही तो पूछा है। अब देखो समझने की बात क्या है। हम इसको अगर सॉल्व करें तो आप ध्यान से समझो कि एक सीरीज सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस है और उसमें कैपेसिटर है, ठीक है। और इसका जो सोर्स वोल्टेज इस तरह से है आपका, वो आपको दिया है 50 वोल्ट आरएमएस आपको दिया है। वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो लिखा रहता है सोर्स रेजिस्टेंस के पास, वो आरएमएस वैल्यू ही होता है। और ये रेजिस्टेंस को हम लिख देते हैं वी आर से और इसको हम लिख देते हैं वी सी से। तो वी आर आपको दिया है 40 वोल्ट और ये 40 वोल्ट क्या है? आरएमएस वैल्यू है। ये 40 वोल्ट क्या है? आरएमएस वैल्यू है। और ये वी सी आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा वी सी। तो इतनी चीज़ें तो पूछ रहा है। अब देखो अगर अगर इन केस ये डीसी सर्किट होती, तो डीसी सर्किट होती तो 50 वोल्ट अगर टोटल वोल्टेज है, यहाँ पे 40 मिल गया तो यहाँ पे कितना मिलता? 10 मिलता। लेकिन ये डीसी नहीं है, ये एसी है। एसी में हमको डिफरेंट तरीके से मेथड लगाना है। तो जब हम डिफरेंट तरीके का मेथड लगाएंगे तो हमारा आंसर भी डिफरेंट आएगा, सब कुछ डिफरेंट आएगा। तो एसी में क्या होता है कि सोर्स रेजिस्टेंस का स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से अगर समझो तो सोर्स रेजिस्टेंस का स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस, अगर दोनों एलिमेंट यानी आर एल सी यानी दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट और एक एनर्जी डिसेप्टेड एलिमेंट लगा हुआ है, या फिर तीनों एलिमेंट कनेक्टेड हैं, तो हम उसको कुछ इस तरीके से वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हैं, या फिर वी सी माइनस वी एल जो बड़ा होगा इनकेस। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ वी सी है, तो वी एल का कोई मतलब नहीं, तो ये तो पहले ही जीरो हो गया। तो ये जब जीरो है तो सिर्फ हमें वी सी से मतलब है, तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे वी एस का स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। अब वी सी स्क्वायर आपसे पूछा है तो वी सी स्क्वायर बराबर होगा वी एस का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। वी आर का स्क्वायर, तो वी एस का स्क्वायर मतलब कितना? वी एस का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर मतलब कितना? 2500 हो जाएगा। 2500 माइनस वी आर का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर मतलब 1600, कितना हो जाएगा? 1600 डिवाइड मतलब माइनस करेंगे तो आएगा 900। अब देखिए वी एस, वी सी का स्क्वायर, वी सी स्क्वायर बराबर कितना है? 900। तो वी सी बराबर कितना हो जाएगा? तो वी सी बराबर हो जाएगा आपका 30 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर कितना होगा? 30 वोल्ट होगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते थे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एक एसी विद्युत में जो आपका रिप्रेजेंट किया गया है 42.42 साइन 628 टी के रूप में दर्शाई जाती है। विद्युत और आवृत्ति का आरएमएस मान क्या होगा? तो देखिए विद्युत और आवृत्ति तो पूछा क्या है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी आर। तो आपसे करंट और फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, हम तो निकालेंगे। देखो कैसे निकालते हैं। देखिए तो जब भी हमसे आरएमएस वैल्यू पूछा जाता है तो वी आरएमएस हो चाहे आई आरएमएस हो, ठीक है, इस पर आप डाउट मत करिएगा। वी आरएमएस हो चाहे आई आरएमएस हो, तो वह होता है वी एम अपान रूट टू, या फिर आपसे आई आरएमएस भी लिखा हो तब भी क्या होगा? आई एम बाई रूट टू। इस तरीके से आप लिखते हो, ठीक है। अगर इस तरीके से हम लिखते हैं तो जो समीकरण हमको लिखा गया है वो समीकरण जो आई है, आई बराबर है 42.42 साइन 42.42 साइन 600 टी, कुछ इस तरीके से हमने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। 600 टी इस तरीके से हमने लिखा हुआ है। तो ये जो अब देखो इसका हम तुलना किससे करेंगे? एक मतलब कि साइनोसाइडल वेव के समीकरण से। तो वो लिखते हैं आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, इस तरीके से लिखते हैं। तो आई एम आपको कितना मिला है? 42.42 42.42। तो आई एम बराबर हमको मिला 42.42, और यहाँ से ओमेगा टी हमको कितना मिला? ओमेगा टी हमको मिला 628 टी, 628। तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर कितना मिला? 628 मिला। देखो मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैंने पहले कंपैरिजन किया, फिर हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है तो हम निकाल लेंगे। फिर हमसे आरएमएस वैल्यू पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू पता होगी तभी तो आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू 42.42 है। तो देखो आई एम आपको कितना दिया है? 42.42, ठीक। तो हम निकालेंगे क्या? आई आर एम एस। तो आई आर एम एस मैंने बताया कि आई एम बाई रूट टू, आई एम बाई रूट टू का मतलब 42.42 अपान रूट टू। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे हमारा कितना निकल के आएगा? 30 एम्पियर। कितना
कितना निकल के आएगा 30 एम्पियर। तो आरएमएस वैल्यू कितना मिली करंट की 30 एम्पियर मिल गई हमको। उसके बाद आपसे पूछा है कि ओमेगा बराबर आपको कितना मिला, ओमेगा बराबर आपको मिला 628 मिला। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो 628। तो यहाँ से एफ बराबर कितना होगा 628 अपान 2 पाई। देखो 628 से 2 पाई जाएगा तो बटे होगा यानी अपान में, तो 2 पाई मतलब 2 × 3.14। तो जैसे ही 628 3.14 का मतलब 6.28, 6.28 628 / 6.28 बराबर कितना होगा 100 हर्ट्ज होगा। डिवाइड करेंगे 100 हर्ट्ज आएगा, या फिर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो तो 628/628 हो जाएगा और ऊपर 100 बच जाएगा। तो 100 हर्ट्ज आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर क्या होगा कि कितना 30 एम्पियर 100 हर्ट्ज। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज डिटरमाइंड। तो पावर फैक्टर का नेचर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? पोजीशन ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, वोल्टेज करंट रेशियो, सीरीज कनेक्शन ऑफ इम्पीडेंस, पैरेलल कनेक्शन ऑफ इम्पीडेंस। तो पावर फैक्टर का हम कैसे मतलब कि पता करते हैं, ठीक है, पावर फैक्टर को हम किस तरीके से पता करते हैं यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पावर फैक्टर को हम पता करने के लिए कैसे पता करेंगे कि नेचर ऑफ पावर फैक्टर इज पोजीशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। तो देखिए कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि पोजीशन यानी कि वोल्टेज के सापेक्ष विद्युत की स्थिति क्या है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पीडेंस या फिर वोल्टेज करंट रेशियो, तो इससे हम पता नहीं करते हैं। हम किससे पता करते हैं? पोजीशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, ठीक। और पावर फैक्टर आपको पता है कि पावर फैक्टर बराबर कितना होता है? पावर फैक्टर बराबर होता है एक्टिव पावर अपान रिएक्टिव पावर, ओ सॉरी अपरेंट पावर। क्या होती है? अपरेंट पावर होती है। वैसे भी पावर फैक्टर जो होता है वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन एंगल होता है। पावर फैक्टर को हम किससे लिखते हैं? कॉस फाई से। तो ये क्या होता है कि वोल्टेज और करंट के बीच में कोसाइन एंगल जो होगा वही क्या होता है? पावर फैक्टर। तो पोजीशन ऑफ करंट विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज, तभी तो हम बताएंगे कि कितना होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक शुद्ध इंडक्टिव परिपथ के लिए, अब देखो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की अगर हम बात करें तो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का मतलब कि जो भी सर्किट है वहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिले? यल मिले, ठीक है, यल मिले। अब आपको पता है कि जब भी शुद्ध इंडक्टर की बात होगी तो आर का मान क्या होगा? 0 और एक्सएल क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। एक्सएल क्या होगा? इनफाइनाइट, यानी आर 0 होगा, एक्सएल क्या होगा? इनफाइनाइट। अब देखिए जो एंगल होता है कॉस फाई, पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो कॉस फाई बराबर होता है R/Z। आर क्या है? आर आपका 0 है, क्योंकि कॉस फाई हम पावर फैक्टर अगर पूछें, देखो ध्यान से समझना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। कॉस फाई बराबर R/Z, आर है 0, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा? कॉस फाई हो जाएगा 0। अगर कॉस फाई का मान 0 है तो फाई बराबर कितना होगा? फाई बराबर हो जाएगा 0, सॉरी फाई बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। तो अब देखो हमने शुद्ध इंडक्टर की बात की तो फाई हमको कितना मिला? 90 डिग्री मिला। फाई हमको कितना मिला? 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री तो हमको मिलेगा, लेकिन क्या होगा? तो जब भी हम इंडक्टर की बात करेंगे, इंडक्टर में क्या होगा कि अगर ये देखिए वोल्टेज को हमने रेफरेंस माना, ये वोल्टेज है, तो करंट इससे क्या होगी? 90 डिग्री पीछे पीछे चलेगी। करंट इससे क्या होगी? 90 डिग्री पीछे पीछे चलेगी। तो क्लियर है ये आपको कंसेप्ट कि वोल्टेज जो होगा वह 90 डिग्री अग्रगामी होता है, यानी लीड करता है किससे? करंट से, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका पांचवें का बी, यानी धारा वोल्टेज से 90 अंश पश्चिमगामी होगी। यानी करंट जो होगी ये आपका वोल्टेज है तो ये आपकी करंट होगी। तो करंट 90 डिग्री पश्चिमगामी यानी लैग करेगी, या फिर वोल्टेज 90 डिग्री लीड करेगा। क्लियर है इतनी बात? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बिजली की सप्लाई के लिए सप्लाई की गई आवृत्ति क्या है? तो भारत में बिजली को सप्लाई की गई आवृत्ति कितनी होती है? हम कहते हैं 50 हर्ट्ज होती है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। और 50,000 इसमें वेरिएशन कितना कर सकते हैं? तो वेरिएशन हम +-3% का कर सकते हैं। +-3% का वेरिएशन हम इसमें कर सकते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 200, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, हाँ ये हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि
230 वोल्ट की सप्लाई के लिए 230 वोल्ट की सप्लाई के लिए लाइट बल्ब को 100 वाट रेटेड किया गया, स्रोत की पीक वोल्टेज क्या होगी। अब देखिए 230 वोल्ट आपको दिया है। अब 230 वोल्ट जो दिया है ये कौन सा वोल्टेज है, पहली बात तो इतना ही समझना है आपको। देखो मैंने जब भी कहा कि अगर आपने सर्किट में कोई भी सप्लाई ये लगाई है, यहाँ पे अगर 230 वोल्ट आपको लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है, ये आपकी आरएमएस वैल्यू है। पहली बात तो हमेशा याद रखिएगा, ये कौन सी वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू है। अगर ये आरएमएस वैल्यू है तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू बराबर होता है आई एम बराबर √2 टाइम्स आई आर एम एस। ये वोल्टेज की बात हो तो वी एम बराबर √2 टाइम्स वी आर एम एस, इस तरीके से हम लिख देते हैं। तो √2 टाइम वी आर एम एस, तो √2 वी आर एम एस कितना दिया, 230 वोल्ट। 230 मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे बंधु आपका आ जाएगा 325.2 वोल्ट। 325.2 वोल्ट। तो क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी, 325.22 वोल्ट। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध रूप में कैपेसिटिव परिपथ की प्रतिबाधा को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। अब देखो शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप की अगर बात करें तो प्योर कैपेसिटर बोला है। प्योर कैपेसिटर का मतलब क्या है कि आर का मान 0 होगा और सी का मान क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी सी आपके पास ज़्यादा होगा। अब भाई मेरे ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि आपको इक्वेशन बोला है कि कैसे लिखते हैं। मैंने कहा कि अगर किसी परिपथ में रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, ठीक है, किसी भी परिपथ में कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस भी हो, आर भी हो और सी भी हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो उसको हम लिखते हैं जेड बराबर आर प्लस जे एक्सी। मैंने कहा था, नहीं सॉरी जे माइनस, ठीक है, माइनस एक्सी, इस तरीके से लिखते हैं, मैंने बोला था। अगर इंडक्टर की बात होती तो इंडक्टर में हम क्या लिखते हैं, आर प्लस जे एक्सएल, कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इंडक्टर नहीं है यहाँ पे कैपेसिटर भी है। यहाँ केवल क्या है, कैपेसिटर है और वो भी शुद्ध है, यानी आर का मान तो पहले ही 0 रखा है। अगर आर का मान पहले ही 0 रख दिया है तो z बराबर कितना होगा, z बराबर हम लिखते हैं जो r माइनस जे एक्सी, तो r 0 होगा माइनस जे एक्सी ही तो होगा, 0 माइनस जे एक्सी। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 20 मिली हेनरी का एक शुद्ध इंडक्टर 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्ञात कीजिए, यह मानते हुए कि आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। अब देखिए जो यल का मान है वो 20 मिली हेनरी दे रखा है, उसके बाद जो वोल्टेज है 220 वोल्ट और जो फ्रीक्वेंसी आपको कितना मानना है, 50 हर्ट्ज मान लीजिए। तो आपसे क्या पूछा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब एक्सएल, एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफ एल। अब देखिए 2 पाई एफ एल का मतलब कितना हो गया, देखो निकालेंगे जैसे ही हम, तो एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल आपसे 50, ये कितना है 2 मिली हेनरी, नहीं सॉरी 20 मिली हेनरी, तो गुणे 10⁻³ मिली का मतलब 10⁻³ अब देखो पाई कितना होता है, 2 गुणे 3.14 गुणे 50 गुणे 20 गुणे 10⁻³ गुणे 10⁻³ तो सबका मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे ना तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 6.28 ओम। 6.28 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको साफ साफ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आपको साफ साफ दिख रहा है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा मतलब कि गलत कथन को पहचानें, गलत कथन को। अब देखिए शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का पावर फैक्टर 0 होता है, गलत पहचानना है आपको। ये तो सही है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का जो पावर फैक्टर होता है वो 0 होता है। यदि एक परिपथ सर्किट में केवल शुद्ध आर है तो यह एक प्रतिरोध परिपथ सर्किट होता है और उस परिपथ सर्किट में अधिकतम पावर अपव्यय होती है। तो देखिए अगर कोई परिपथ है, सपोज अगर आप समझ रहे हो कि ये कोई परिपथ है और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगा है, रेजिस्टेंस, तो सिर्फ रेजिस्टेंस के कारण इसमें क्या होगी, पावर का कंजम्पशन होगा और वो क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा। तो ये भी बात सही है, ठीक है। उसके बाद शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का पावर फैक्टर अनंत होता है। अब कह रहा है कि शुद्ध पावर फैक्टर परिपथ का जो पावर फैक्टर है वो अनंत होता है, तो ऐसा नहीं है। शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ का भी पावर फैक्टर क्या होता है, 0 होता है, अनंत नहीं होता। तो ये आपका गलत है, पहली चीज़ तो यही क्या है, गलत है। अब आपसे गलत ही पूछा है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। या फिर अगला क्या है कि एक शुद्ध कैपेसिटिव परिपथ में धारा वोल्टेज 90 डिग्री अग्रगामी होती। तो एक शुद्ध परिपथ में अगर हम बात करें, जो भी कैपेसिटिव परिपथ है तो उसमें जो वोल्टेज होता है वह आपका 90 डिग्री क्या करता है,
लैग करता है करंट से, 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है करंट से, जब प्योर कैपेसिटर की बात हो, प्योर कैपेसिटर की। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर रेजोनेंट कंडीशन इन सीरीज आरएलसी सर्किट। अब देखिए कि रेजोनेंस कंडीशन के लिए सीरीज आरएलसी सर्किट में आपसे पूछ रहा है कि क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो देखिए रेजोनेंस की कंडीशन सबसे पहले फुलफिल तब होती है जब दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट एक्सी बराबर एक्सएल होता है। दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, तब जाके आपका क्या होता है कि रेजोनेंस की कंडीशन आती है। तो उस कंडीशन में z बराबर जब हम निकालेंगे तो z बराबर हमारा होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। अब ये दोनों बराबर हैं तो एक्सएल माइनस एक्सी ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर है तो ये जीरो हो जाएगा। तो आप देखोगे कि z बराबर आपको r मिल जाएगा, z बराबर क्या मिलेगा, r मिल जाएगा। तो जब z बराबर r मिलेगा तो कॉस फाई जो होता है वो क्या होता है, r बाई जेड। तो r बाई जेड मतलब कितना, r ही, तो ये कैंसिल हो कितना मिलेगा, तो पावर फैक्टर आपको कितना मिलेगा, यूनिटी मिलेगा। तो सीरीज रेजोनेंट सर्किट हो चाहे पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, वहां पे पावर फैक्टर आपको क्या मिलेगा, यूनिटी। और जो सर्किट का बिहेवियर वो आपको प्योर कैपेसिटी मतलब प्योर रजिस्टर मिले, प्योर रजिस्टिव मिलेगा। तो इतनी चीज क्लियर है। उसके बाद जो वोल्टेज और जो करंट होगी वो दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम फेज में होंगी, सेम फेज में दोनों की दोनों होंगी। क्लियर है? तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर रेजोनेंट कंडीशन इज सीरीज आरएलसी सर्किट। तो सीरीज आरएलसी सर्किट के लिए ट्रू कंडीशन कौन सी है, तो एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि गुणवत्ता कारक Q की गणना करने का सूत्र कौन सा है। गुणवत्ता कारक मतलब क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर के 2-3 फॉर्मूले होते हैं, फटाफट आप देखिए कौन कौन से फॉर्मूले मैं लिखता हूँ, उस हिसाब से मैं आंसर कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही क्वालिटी फैक्टर आप देखोगे तो Q बराबर सबसे पहले क्या होता है, ओमेगा नॉट एल बाई आर। ओमेगा नॉट क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, एल क्या है, इंडक्टर है, और आर क्या है, रेजिस्टेंस है। तो बराबर हम और क्या लिखते हैं कि 2 पाई गुड़े मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपान एनर्जी डिसिएप्ट पर साइकिल, एनर्जी डिसिएप्ट पर साइकिल। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला आपका, पहली 2 फॉर्मूले मिल गए। उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला और होता है क्वालिटी फैक्टर का, वो क्या होता है, 1/r अंडर रूट एल बाई सी, ये होता है। या फिर एक और होता है क्वालिटी फैक्टर बराबर 1 ओमेगा नॉट सी आर, ये होता है। ठीक है, उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है क्वालिटी फैक्टर बराबर कि एफ और अपान F2 माइनस F1, एफ आर क्या है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी अपान ये F2 माइनस F1 क्या है, ये बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ है। ठीक है, तो इतने चीज़ें मतलब इतने फॉर्मूले होते हैं, तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फिर बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते थे इसको। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट होगा, तो देखिए जो फॉर्मूले हमने लिखवाए उसमें क्या था, ओमेगा नॉट एल बाई आर, यही था। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है कि ये देखिए ध्यान से, अगला है कि ये वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 sin pi t v is connected across a 5 kilo ohm resistor. Find respectively the current through the resistor and the power dissipate पर 10 sin pi t का पर 10 sin pi t। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से बस समझना है हमको कि एक वोल्टेज स्रोत 5 किलो ओम प्रतिरोध के क्रॉस संयोजित है, प्रतिरोधक से क्रमशः धारा और अपशक्ति की गणना कीजिए। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आपको दिया गया है, बस इतनी पहले समझिए। तो V बराबर आपको दिया है 10 sin pi t वोल्टेज, और जो रेजिस्टेंस है वो 5 किलो ओम दिया है, और फाइंड द रिस्पेक्टिव करंट थ्रू द रजिस्टर एंड द पावर डिसिप्ट 10 sin pi t, ये आपको क्या दिया है, पावर दिया है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता है। अगर इतनी चीज़ें हमको पता हैं तो हमको निकालना है क्या, पावर ही तो निकालनी है। तो पावर बराबर कितना होता है, P बराबर V इंटू आई, और V तो आपको पता, I पता है, I नहीं पता है। चलो हम पहले निकालेंगे I।
ठीक है। तो आई आपको कितना दिया है, आपको सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वी कितना दिया है, तो वी आपको दिया है 10 साइन पाई टी। तो वी आपको दिया है वी एम, मतलब कि वी जो दिया है वो दिया है 10 साइन पाई टी, इतना दिया है। अब इसकी तुलना हम करेंगे वी बराबर वी एम साइन पाई टी से, पाई टी से। तो यहाँ से हमको वी एम कितना मिलेगा, ये 10 मिलेगा। वी एम हमको कितना मिलेगा 10। अगर वी एम 10 मिला, ध्यान से बस देखो हमें समझना है, वी एम हमको 10 मिला तो हम आई एम निकाल सकते हैं। आई एम, आई एम क्या होता है, आई एम होता है वी एम बटे आर, वी एम बटे आर। तो आई एम निकालने के लिए हमको क्या मिलना चाहिए, आई एम बराबर वी एम बटे आर। वी एम कितना है 10 अपान आर कितना है 5 किलो ओम। 5 किलो ओम का मतलब 5 गुणे 10 घाते माइनस 3, 5 गुणे 10 घाते माइनस 3। तो जैसे ही इसको हम कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारा निकल के आ जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस 3, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 मिली एम्पियर। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान से, ओ सॉरी, ये +3 होगा, ठीक है, क्योंकि किलो है तो +3 होगा, फिर इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तब जाके हमको इतना मिलेगा। तो 2 मिली एम्पियर आपको क्या मिल गई, करंट मिल गई। अगर 2 मिली एम्पियर हमको करंट मिल गई तो मेरे भाई अब आपको निकालना क्या, पावर ही तो निकालनी है। तो पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई, वी इंटू आई। तो V इंटू आई का मतलब कितना हो गया, V कितना है 10 साइन पाई टी, ठीक। अच्छा एक बात और, जो हम आई निकाले थे वो आई एम मिला था, तो हमको आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी होता है। तो आई एम मतलब कितना 2 साइन पाई टी मिली एम्पियर, हम इस तरीके से लिख देंगे। तो 2 गुणे आई का मान कितना है 2 साइन पाई टी, कुछ इस तरीके से मिलेगा। तो 10 दूनी 20 साइन स्क्वायर पाई टी मिली वाट। क्यों मिली में लिखा, क्योंकि करंट आपको किस में मिली थी, मिली एम्पियर में मिली थी। अगर करंट मिली एम्पियर में मिली थी तो हमको जो पावर मिलेगी वो तो किस में मिलेगी, मिली वाट में मिलेगी ना। तो P बराबर साइन स्क्वायर पाई टी मिलेगा मिली वाट में, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर 2 साइन पाई टी। देखो करंट कितनी हमको मिलेगी, करंट हमको मिलेगी 2 साइन पाई टी मिली एम्पियर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये करंट हमको मिली 2 साइन पाई टी मिली एम्पियर, और जो पावर मिली 20 साइन स्क्वायर पाई टी मिली वाट। क्लियर है इतनी बात। चलो अगला देखते हैं। अगला है, देखो ध्यान से समझिए, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि 2 अल्टरनेटिंग वोल्टेज आर गिवन बाई वी वन बराबर 120 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और वोल्टेज 2 जो है 220 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। अब देखिए ध्यान से आप समझो कि आपको 2 वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है, 2 वोल्टेज दिया हुआ है, 2 वोल्टेज दिया है। मान लीजिए कि जो साइन ओमेगा टी था ये आपने रेफरेंस मान लिया। तो पहला वोल्टेज जो दिया है वो आपका क्या कर रहा है, एक तो लीड कर रहा है कितने से, पाई बाई 3 से, और एक क्या कर रहा है, लैग कर रहा है कितने से, वो लैग कर रहा है पाई बाई 4 से, इतने से लैग कर रहा है। अब आपसे कह रहा है टोटल एंगल कितना बनेगा, तो आपको टोटल एंगल बताना है। तो टोटल एंगल ये निकल के आएगा, पाई बाई 3 का मतलब कितना 180/3, मतलब 3 छक 18 60 हो जाएगा ये। पाई बाई 4 का मतलब 45। अब ये टोटल एंगल कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे, जैसे ही दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा 105 डिग्री। कितना मिलेगा, 105 डिग्री मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द कॉम्प्लेक्स पावर एब्जॉर्ब्ड बाय जेड इन द फॉलोइंग एसी सर्किट गिवन बिलो इन द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखिए जो ऑप्शन मतलब 15 नंबर का जो क्वेश्चन है, अब देखिए एसी सर्किट जो हम पावर निकालेंगे, ये वाली पावर, यानी ये पावर हम जो निकालेंगे, ठीक है, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो P बराबर, जब भी हम एसी सर्किट की इनपुट पावर निकालते हैं तो ये क्या होती है, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर को हम क्या कर लेंगे, चलो उनका हम कंजुगेट लगा देते हैं। कंजुगेट का मतलब कि V इंटू आई का कंजुगेट, ऐसे हम लगाते हैं हमेशा जब भी हम निकालते हैं, ऐसे लगाएंगे, या फिर हम निकालेंगे P बराबर V इंटू आई, ऐसे कंजुगेट निकाल देते हैं हम, ठीक है। जब भी हम एसी सर्किट की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि फेजर करंट एंड कंजुगेट ऑफ फेजर वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, फेजर वोल्टेज एंड फेजर करंट नहीं, ये गलत होगा। फेजर वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज ये गलत है। फेजर वोल्टेज एंड कंजुगेट ऑफ फेजर करंट, तो ये करेक्ट है।
दो, यानी दो ऑप्शन इसमें देखो करेक्ट है, ठीक है। मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये, इसमें दो ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, लेकिन इसमें जो आयोग ने सही माना है वो आयोग ने ये वाला सही माना है, लेकिन करेक्ट ये भी है और ये भी है, क्योंकि जब भी हम एक किसी सर्किट की इनपुट पावर को निकालते हैं तो वी का कंजुगेट करके आई ऐसे निकालेंगे या फिर वी इंटू आई। तो ज़्यादातर आपने यही वाला देखा था, इसलिए आयोग ने इसी को सही मान लिया है, लेकिन करेक्ट आपका दोनों है। क्लियर है ना? चलो अगला। अगला है कि टू कैलकुलेट द पावर फैक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ओड वन। तो पावर फैक्टर को कैलकुलेट करने से कौन सा आपका अलग होगा, आपसे यही पूछ रहा है। तो भाई आपको अलग बताना है ना, तो क्या होता है ट्रू पावर अपॉन अपरेंट पावर, देखो अलग बताना है। तो पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, आर बाई जेड होता है, किलोवाट अपॉन केवीए होता है, ठीक है, जिसको आप ट्रू पावर अपरेंट पावर बोलते हो। और उसके बाद क्या होता है, आर बाई जेड हो गया एंगल बिटवीन, आर बाई जेड हो गया पी अपॉन वी आई हो गया, पी अपॉन वी आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर बराबर क्या हो सकता है, पी अपॉन वी आई। तो ये भी करेक्ट है, क्यों, क्योंकि पी जो है एक्टिव पावर और वी आई जो है ये अपरेंट पावर है, तो ये भी करेक्ट है। लेकिन पी बराबर वी बटे आई ये गलत है। अगर P बराबर V इंटू आई होता तब भी गलत है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ पावर है। वो कौन सी पावर है, ये एक्टिव पावर है, और ये तो आप रेजिस्टेंस का मान लिख दिए हो, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका कि एन RLC सीरीज सर्किट इज रेजोनेंट एट 150 हर्ट्ज, इट्स इम्पिडेंस एट 50 हर्ट्ज विल बी। अब देखिए एक RLC सीरीज सर्किट है, तो 150 हर्ट्ज पर अनुनाद कर रहा है, तो 50 हर्ट्ज पर इसकी प्रतिबाधा क्या होगी। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। जैसे कोई सीरीज सर्किट है, मैंने मान लिया कि आपने ये सीरीज सर्किट है और इसमें यहाँ पे मान लो कि 150 हर्ट्ज ये है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रेजोनेंस हो रहा है। तो 50 हर्ट्ज पे क्या होगा, 50 हर्ट्ज का मतलब 150 पे रेजोनेंस हो रहा है, तो 50 मतलब क्या, इससे नीचे 50 हर्ट्ज। 200 की बात होती तो यहाँ पे, 200 की बात होती तो ऊपर। क्लियर है ना? 150 हर्ट्ज पे रेजोनेंस हो रहा है, उससे कम कैसा बिहेवियर होगा। तो बिहेवियर समझने से पहले आप देख लेना सीरीज है कि आपका पैरेलल है। तो यहाँ पे आपको सीरीज दिया हुआ है, तो सीरीज में अगर ध्यान से समझिएगा, सीरीज में कि जैसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से नीचे की बात करें, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज है, ठीक है। अब इससे नीचे की बात करें जैसे 50 हर्ट्ज, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से नीचे है, तो वहाँ पे जो बिहेवियर होगा वो होगा कैपेसिटिव। कैसा बिहेवियर होगा, कैपेसिटिव। और इससे ऊपर की बात करें तो कैसा होगा, इंडक्टिव बिहेवियर। ये किस में होगा, ये आपका होगा श्रेणी परिपथ में, यानी कि RLC सीरीज सर्किट में। लेकिन पैरेलल में होता तो 150 पे अगर आपका रेजोनेंस हो रहा है तो 50 पे क्या होगा, इंडक्टिव। 50 पे क्या होगा, इंडक्टिव, और 150 से ऊपर क्या होगा, वहाँ पे होगा कैपेसिटिव। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीरीज और ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखने की। तो सारे के सारे कॉम्बिनेशन आप हमेशा याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ RMS अपान औसत। तो RMS वैल्यू अपान एवरेज वैल्यू का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा। एक होता है आपका पीक फैक्टर, पीक फैक्टर जो होता है वो मैक्सिमम वैल्यू अपान RMS वैल्यू होता है। और जो फॉर्म फैक्टर होता है इससे हम किसी भी मतलब वेव का मान निकालते हैं, किसी भी वेव को डिनोट करने के लिए हम लोग फॉर्म फैक्टर को पढ़ते हैं। और साइनोसाइडल वेव के लिए जो फॉर्म फैक्टर होता है वो 1.11 होता है, 1.11 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कभी कभी पूछ लेता है तो होता है 1.57 हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। कभी भी रेक्टेंगुलर के लिए पूछे तो 1, कभी भी स्क्वायर के लिए पूछे तो 1, कभी भी ट्रेंगुलर के लिए पूछे, ट्रेंगल के लिए कि फॉर्म फैक्टर कितना होता है, तो 0.282 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, 2.82 होता है। क्लियर है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि AC सर्किट इज गिवन एज I बराबर 10 + 10 sin 3 मतलब 14t, द एवरेज एंड RMS वैल्यू ऑफ द करंट रिस्पेक्टिवली आर। तो आपसे पूछ रहा है RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू की करंट। मेरे भाई एवरेज वैल्यू करंट हम जब भी निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर हमें निकालना है तो आई एवरेज जब भी हम निकालते हैं जिसमें AC और DC के कंपोनेंट दोनों मिले हों,
जैसे आप इसमें देखोगे तो आपको दिखेगा 10 प्लस, ठीक है, आपको देखेगा जो आई है वो दिखेगा 10 प्लस 10 साइन 3 मतलब 14t। अब आप ये देखो, ये जो है एसी सर्किट का पार्ट है और ये जो 10 है इसमें तो कोई साइनोसाइडल वेव नहीं दिख रहा है ना, तो ये तो डीसी हो गया और ये क्या है, ये एसी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन ना बहुत पूछे जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको करना क्या है कि जब भी एवरेज वैल्यू पूछे तो एवरेज वैल्यू बराबर जो होता है, सबसे पहले डीसी कंपोनेंट आई नॉट प्लस इसका एसी निकाल लो, इसका एवरेज मान निकाल लो। तो बहुत ही आसान, इसका एवरेज मान आपको निकाल लेना है। तो मेरे भाई एवरेज मान देखो क्या करना है, ये तो 10, ये तो 10 ही होगा, इसका एवरेज मान भी कितना होता है 10 ही होगा डीसी का, लेकिन इसका एवरेज मान आप निकालोगे तो 10 गुड़े 0.636 ऐसे ही तो निकालते हैं हम। यानी मेरे भाई हम जब भी निकालते हैं आई एवरेज एसी सर्किट के लिए तो आई एम अपान 0.36 ऐसे करके निकालते हैं, 636 ऐसे ही होता है ना 636, ठीक है, यही होता है हमारा आई एवरेज हम जब भी निकालते हैं। तो आई एवरेज जैसे ही हम निकालेंगे ना, तो आप ध्यान से समझ लीजिए कि यही हम निकालते हैं, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू दिया है, मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, जब मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है तो आपको करना ही क्या है, ठीक है। या फिर अगर ऐसे नहीं निकाल सकते तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए तो पहले तो ये 10 तो है ही आपके पास, जो मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं वो निकाल लेते हैं 2 इंटू आई एम अपान पाई, इस तरीके से हम निकालते हैं 2 इंटू आई एम अपान पाई, ऐसे निकाल लेंगे। दो फॉर्मूले होते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले याद हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आई एवरेज बराबर होता है 10 प्लस 2 आई एम का मतलब कितना 10, पाई पाई मतलब 3.14 निकालेंगे। जैसे ही हमारा कितना टोटल जोड़ों के निकल के आएगा 16.36 एम्पियर, 16.36 एम्पियर आ जाएगा। चलो अब हम निकालेंगे फिर एवरेज वैल्यू, सॉरी एवरेज वैल्यू तो हमारा 16.36 एम्पियर आ गया, लेकिन आरएमएस वैल्यू जब निकालते हैं तो आरएमएस वैल्यू बराबर जो होता है जब भी हम निकालेंगे तो डीसी का स्क्वायर प्लस जो एसी वाला कंपोनेंट है उसका आई एम बाई 2 का होल स्क्वायर, आई एम बाई 2 का होल, सॉरी आई एम बाई रूट 2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अरे मेरे भाई आरएमएस वैल्यू का मतलब कितना होता है रूट मीन स्क्वायर, तो जो एसी सर्किट है उसके लिए जो हम आई आरएमएस निकालते हैं वो कितना होता है, वो होता है आपका आई आरएमएस, ध्यान से समझो, आई आरएमएस आई एम बाई रूट 2, यही तो होता है। तो इसका निकालेंगे तो आई एम कितना है 10 बटे रूट 2, ठीक है। अब देखिए डीसी और एसी दोनों मिल गए तो इनका हम कर देंगे होल स्क्वायर, तो आई आर एम एस बराबर अंडर रूट आई एम का स्क्वायर प्लस आई एम बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। तो आई एम जो ये डीसी वाला है ये कितना दिया है 10 दिया है, चलो हम निकाल लेंगे। तो ये अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 अपान अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 12.24 एम्पियर आ जाएगा। तो निकाल लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वह आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इन सीरीज सर्किट कंटेनिंग आर एल एंड सी पावर लॉस कैन टेक प्लेस इन। तो अगर किसी सर्किट में आर भी है एल भी है और सी है तो किस में पावर लॉस कंटेन होगा, पावर लॉस किस में होगा। तो मेरे भाई आपको पता है कि एक प्योर इंडक्टर में जो पावर लॉस होता है वो जीरो, एक प्योर कैपेसिटर में जो पावर लॉस होता है वो जीरो होता है। तो पावर लॉस पूरे मतलब कि पूरे सिस्टम में कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस करता है। तो पावर सिस्टम में या फिर हम कहें कि पूरे इलेक्ट्रिकल में जो पावर का कंजम्पशन करता है वो सिर्फ रेजिस्टेंस करता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चनों का डिस्कशन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आएंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।